बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज हम बात करेंगे IFRS 20, IFRS 18 की। IFRS 18 न्यूली लॉन्च्ड IFRS, ठीक है। और ये वो IFRS है जिससे आप सबका वास्ता पड़ना है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी और September 25 अटेम्प्ट में भी। IFRS 18 अगर ऑफिशियल बात करें तो ये ऑफिशियली जो लॉन्च है वो 1 जनवरी से होगा। लेकिन अभी हमारे जो ACC का सितंबर है, आप स्टडी हब में देखेंगे तो ये आपका एक चैप्टर इन्होंने ACC ने बना दिया है। इसका मतलब हमें IFRS 18 पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में पहुंचेंगे तो वहाँ पे अब आपको IS1 नहीं, IFRS 18 के जो प्रोविजंस हैं उसके हिसाब से ही इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस, SOCI एंड SFP बनाना होगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट IFRS न्यू है, तो MCQs में इसके क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, तो उसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। सबसे पहले ये IFRS IS1 को रिप्लेस करता है, और जो इसका सबसे मेन चेंज है वो है इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट का चेंज। इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस, SOCI, आप सब FA पास किए हुए हैं, सबने FA दिया है। SOCI स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, आप सबने एक फॉर्मेट सीखा था। अभी वो फॉर्मेट भी मैं रिवील करूंगा, वो फॉर्मेट भी मैं लिखूंगा, टेंशन नहीं लो, खाली याद करो। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, और फिर आगे वो फॉर्मेट जो चलता था, वो फॉर्मेट हम सबने कभी ना कभी प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट सीखा है, पढ़ा है, समझा है। लेकिन अब वो फॉर्मेट इतना पुराना हो गया, IS1 जमाना हो गया, वो फॉर्मेट इतना पुराना हो गया कि अब चीजें बदली, दुनिया बदली। आप देखिए AI का दौर है, तो चीजें जब इतनी ज्यादा चेंज हो गई, तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने ये सोचा कि क्यों ना हम प्रॉफिट एंड लॉस की प्रेजेंटेशन को भी बदल दें, डीप डिटेल्ड प्रेजेंटेशन लेके आए। जो पुराना फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस का वो भी अच्छा था, लेकिन उसमें थोड़ा ज्यादा ही समराइज हो गया था, थोड़ा ज्यादा ही शॉर्टकट हो गया था कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर सारे एक्सपेंसेस डाल दो, एडमिन एक्सपेंस में सारे एक्सपेंसेस डाल दो, इन्वेस्टमेंट इनकम में सारी इनकम डाल दो, और फाइनेंस कॉस्ट में सारे इंटरेस्ट ही डाल दो। तो ये सारा जो है वो बहुत ज्यादा एग्रीगेट हो गया था, बहुत ज़्यादा समरी बन गई थी। तो इन्वेस्टर को ज़्यादा डिटेल के लिए नोट्स टू अकाउंट्स में जाना पड़ता था, और नोट्स टू अकाउंट्स में हर इन्वेस्टर नहीं जाता। हर कोई फाइनेंशियली उसकी नॉलेज इतनी साउंड नहीं होती कि वो इन्वेस्टमेंट या वो जो इन्वेस्टर है वो डिस्क्लोजर में या नोट्स में जाए और वहाँ जाके पढ़े। तो फिर ये रिवीजन हुआ, IS1 सस्पेंड कर दिया, IFRS 18 ला रहे हैं, जिसके अंदर उन्होंने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस जो एग्रीगेट था, जो समराइज था, उसको डिसएग्रीगेट किया, और उसके अंदर 5 कैटेगरीज बना दी। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, जैसे आपको याद है कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने पढ़ा हुआ है FA के अंदर थोड़ा थोड़ा, जैसे कैश फ्लो में 3 हेडिंग्स होती है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसी तरह अब प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी कैटेगराइजेशन कर देंगे। अच्छा, जो कैटेगराइजेशन है ये आपके सामने हैंडआउट में मेरे लिखी हुई है, इसको हम एक एक करके डिस्कस भी करेंगे। एक कैटेगरी उन्होंने बनाई है ऑपरेटिंग, एक कैटेगरी बनाई है इन्वेस्टिंग, एक कैटेगरी बनाई है फाइनेंसिंग। ये वही कैश फ्लो की जो कैटेगराइजेशन थी, उसी कैटेगराइजेशन को ये लेके आ रहे हैं कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस में। अब किस कैटेगरी में क्या चीज आएगी ये भी मैंने यहाँ लिखा है, ताकि अगर MCQs वगैरह में क्वेश्चन आता है तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। 3 कैटेगरीज आपने समझी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। टैक्स अलग, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन तो पहले भी था अब भी है, वो IFRS 5 वाला ही है। तो अभी के लिए आपने समझा कि इनकम स्टेटमेंट में कैटेगराइजेशन हो गई, बाकी फर्दर क्या चीजें हैं उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। ये कैटेगराइजेशन के साथ इनकम स्टेटमेंट कितना खूबसूरत लगेगा, खूबसूरत नहीं लेंथी लगेगा। आप देखो आपके सामने स्क्रीन चेंज हुई, मैंने कुछ लिखा है। मैंने पुराना फॉर्मेट IS1 वाला, ये वो फॉर्मेट है जिससे आप सब वाकिफ हैं। आप सब ने FA में
या अगर आप अकाउंटिंग बैकग्राउंड रखते हैं तो ए लेवल्स में, ओ लेवल्स में ये फॉर्मेट बनाया। रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट आया। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट इनकम, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पीबीआईटी, फाइनेंस कॉस्ट गई, पीबीटी, टैक्स गया, प्रॉफिट फॉर द ईयर। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन इसके बाद आता है और ओसीआई इसके बाद आती है, वो तो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे। अब इस फॉर्मेट में समराइजेशन ज्यादा हो गई थी, इंटीग्रेशन ज्यादा हो गई थी। तो ये वर्ड आईएएस का है, इंटीग्रेट एंड डिसइंटीग्रेट। बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन हो गई थी, समराइजेशन बहुत ज्यादा हो गई थी, इंफॉर्मेशन नोट्स में चुप गई थी। तो उस इंफॉर्मेशन को नोट्स से निकाल के ये लेके आ गए प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पे। अब मैंने आपको कहा कि 3 कैटेगरीज हैं, जो कैश फ्लो वाली है वो यहाँ आ जाएंगी, और टैक्स तो जैसे था वैसे ही, टैक्स अलग ही रहना है जैसे हैंडआउट में अभी आपने देखा था, और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन भी आएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझो जरा, रेवेन्यू है सेम, कॉस्ट ऑफ सेल है सेम, ग्रॉस प्रॉफिट तक सेम। सुनिए प्लीज, ध्यान से सुनिए। यहाँ इन्वेस्टमेंट इनकम लिखते थे, यहाँ अदर ऑपरेटिंग इनकम लिख दी, ऑपरेशन रिलेटेड इनकम। क्या बोला मैंने? ऑपरेशन रिलेटेड इनकम, कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम लिखी है। फिर सेलिंग एक्सपेंस, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी बोल सकते हैं, सेम। आप देखो, पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक्सपेंसेस को एडमिनिस्ट्रेशन में हम खपा देते थे, अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस को अलग से दिखाया गया है। एडमिन एक्सपेंस वही वाले, वो जो एडमिन पहले भी होते थे, अब एडमिन वही हैं। पहले इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल, जब आप कंसोलिडेशन के लेक्चर्स देखेंगे, पढ़ेंगे हमसे, तो आपको पता चलेगा कि इम्पेयरमेंट जो थी वो हम एडमिन एक्सपेंस में डाल देते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या कर दिया गया है, इम्पेयरमेंट को अलग से दिखाना है, इम्पेयरमेंट को अलग से दिखाना है, ये इन्होंने नया रूल बना दिया। अब इम्पेयरमेंट गुडविल की हो या इम्पेयरमेंट एसेट की हो, आपने अलग दिखाना है, और इसके अलावा कोई एक्सपेंस हो तो वो भी लिखना है। अब ये सुनो, ये जो है ना, ये जो ग्रीन से मैंने टिक किया है, ग्रीन से टिक 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 किया है, ये यहां तक, ये इस एरिया का नाम रखा है ऑपरेटिंग। हेडिंग नहीं आएगी कैश फ्लो में, जैसे हम हेडिंग लगाते हैं ना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और उसके नीचे इधर यहाँ पे हेडिंग नहीं आनी है, यहाँ पे है, यहाँ पे जस्ट आपने क्या करना है, आपको ये पता हो कि ये एरिया जो है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं। फिर पता है क्या होगा, फिर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कौन सी कैटेगरी है, तो एक नया नाम रखा। आईएफआरएस है ना, नई चीज लाएगा तो कुछ नया तो करेगा। उन्होंने इसका बोला कि ये मैंडेटरी कैटेगरी है। क्या है ये है मैंडेटरी। जब आप स्टडी हब से पढ़ेंगे तो आपको वहां पे ये चाइनीज जबान, क्योंकि मुश्किल इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैंडेटरी का वर्ड नजर आएगा। तो आपने हमारे लेक्चर से ये वर्ड सुना होगा कि मैंडेटरी का मतलब क्या है, ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये मैंडेटरी कहलाता है। जब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाली मैंडेटरी एक्टिविटी पे पहुंचे, इसके बाद जो अगला पड़ाव है वो है हमारा ब्लू कलर, ये वाला, ये प्रॉफिट फ्रॉम सब्सिडरी एसोसिएट, ये आ गया। हराम इनकम आ गई, और भी कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इनकम आ जाए, तो ये एरिया जो है, ये वाला एरिया, ये एरिया कहलाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का एरिया। हेडिंग नहीं आनी है, बस इस एरिया को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इनकम अलग से दिखा दी। ये ऑपरेशन रिलेटेड एक्सपेंस और इनकम थे, फिर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड चीजें अलग से दिखा दी। ये हो गया, बात समझ आ रही है? इसके बाद ये जो आया, ये वही आया, प्रॉफिट बिफोर फाइनेंसिंग। देखो नाम बदल दिया, पहले पीबीआईटी बोलते थे, पीबीआईटी, इसको पीबीआईटी बोलते थे, अब इसका नाम रख दिया है पीबीएफआई।
या पीबीएफटी, प्रॉफिट बिफोर फाइनेंसिंग एंड टैक्स, और ये मैंडेटरी एक्टिविटी हो गई, ये मैंडेटरी है, ये लिखना जरूरी है, ठीक है, ये मैंडेटरी है। जब ये हो जाएगा तो फिर आपके पास एक और चीज आएगी, ब्लैक कलर, एक्सपेंस। वो ऊपर जो था वो इंटरेस्ट इनकम थी, ठीक है, ब्लू कलर से जो है ये इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हैं, हराम, वो हराम इनकम थी, हराम एक्सपेंसेस हैं। इसको हमारा IFRS 18 कहता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटीज? फाइनेंसिंग। और फिर वही आएगा प्रॉफिट बिफोर इनकम एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इनकम एंड टैक्स, ये वही हो जाएगी, कौन सी? प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स, मैंडेटरी, और फिर टैक्स माइनस होगा, टैक्स, टैक्स है, फिर कंटिन्यूड ऑपरेशन, ये भी मैंडेटरी एक्टिविटी आएगा, प्रॉफिट ये भी मैंडेटरी एक्टिविटी आएगा। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन जैसे पहले आता था IFRS 5 में, हमने पढ़ा है, पढ़ेंगे अब आगे जाके, वो वैसे ही रहेगा, उसको नहीं छेड़ो। तो आपने क्या देखा, थोड़ा सा फॉर्मेट को लेंदी कर दिया, क्या कर दिया, फॉर्मेट को खींच लिया, फॉर्मेट को डिटेल्ड कर दिया, और इस डिटेल्ड फॉर्मेट को हम लोगों को बनाना पड़ेगा, हम मजबूर हैं इसी फॉर्मेट में काम करना होगा। बातचीत, अब यहां तक तो हमने पढ़ लिया। फिर एक चीज इसके अंदर आई, जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट डिफाइंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट की थ्योरी। ये एक नई चीज है, इसको भी अभी हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले अभी हमने जो पढ़ा, अभी जो हमने ये फॉर्मेट पढ़ा, इससे रिलेटेड कुछ MCQs देखते हैं ताकि हमें चीजें याद हो जाएं, ठीक है। हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसके लिए कोशिश करना कि एक नज़र इस फॉर्मेट को 2-3 मरतबा अच्छी तरह पढ़ लेना, कि ये फॉर्मेट आपके दिमागों में थोड़ा सा रच बस जाए, याद हो जाए। अगर ये फॉर्मेट आपको याद हो जाएगा तो आपको MCQs करने में, एग्जाम के क्वेश्चन करने में इंशाल्लाह आसानी होगी। और अगर ये आपको याद नहीं हुआ तो फिर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बात याद रखिएगा, ये फॉर्मेट बड़ा इम्पोर्टेंट है जो अभी हम बना रहे हैं, ठीक है। तो आइए, ये फॉर्मेट आपने 2-3 मरतबा पढ़ लिया, अब आपके सामने क्वेश्चंस हैं। IFRS 18 इनकम और एक्सपेंसेस को कितनी कैटेगरीज में एलोकेट करवाएगा? तो अगर आप हैंडआउट खोलेंगे तो हैंडआउट में आपको लिखेगा कि इनकम स्टेटमेंट को हमने कितनी कैटेगरीज में किया है। एक है ऑपरेटिंग, ठीक है, एक है इन्वेस्टिंग, एक है फाइनेंसिंग, तीन तो ये मेन कैटेगरीज हैं। फिर इनकम टैक्स और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, ये पहले वाले दो तो ऐसे ही रहेंगे ना, दो तो ये पहले वाले ही हैं, 1 2 3 और आ गए, 2 और 3 कितने हुए बेटा? 5 बच्चे। यहाँ पे 3 आंसर लगाते हैं बेटा, 3 तो नहीं आई हैं, 3 कैटेगरीज तो नहीं आई है। टैक्स अपनी जगह पहले से था, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन अपनी जगह पहले से था, तो उन दोनों को क्यों भूलता है भाई? ओके, डन। अगला क्वेश्चन बड़ा आसान है, देखते हैं क्या होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यू मैंडेटरी सब टोटल? मैंडेटरी सब टोटल, ये सब टोटल है ना, ये बीच बीच में जो टोटल है ये सब टोटल कहलाते हैं। मैंडेटरी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मैंडेटरी है PBFIC यानी प्रॉफिट बिफोर फाइनेंसिंग एंड इनकम टैक्स, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये मैंडेटरी है। कौन सा सब टोटल मैंडेटरी नहीं है? एक ये सब टोटल था, एक ये था, एक ये था, ये तीनों तो मैंडेटरी। अरे बाबा, एक ये ग्रॉस प्रॉफिट, अरे इसके बारे में देखो मैंने नहीं लिखा था कि ग्रॉस प्रॉफिट मैंडेटरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं, ये मैंडेटरी नहीं है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट का मैंडेटरी नहीं लिखा था, देखो MCQ बन गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट डी आंसर है कि ग्रॉस प्रॉफिट इज नॉट अ मैंडेटरी सब टोटल। हम करते हैं इसको, तो करते हैं। अब आ जाओ, अब अगर फॉर्मेट नहीं पढ़ा है ध्यान से तो एक बार पढ़ के फिर कंटिन्यू करना, वरना मुश्किल होगी। कहता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को इंटरेस्ट मिला, मिला, इंटरेस्ट मिलना, आगे नहीं पढ़ो, इंटरेस्ट मिलता है, सही है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नहीं मिला है, गवर्नमेंट बॉन्ड से मिला है।
तो इंटरेस्ट का मिलना इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। खलास, क्वेश्चन 6 पे आते हैं। कंपनी हैज अ बैंक अकाउंट ऑन विच इंटरेस्ट पे कर रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है। ऊपर फॉर्मेट में देखो, इंटरेस्ट एक्सपेंस कौन सी एक्टिविटी में था? पक्का फाइनेंसिंग में था ना? सच्ची में ना? तो बेटा लगा देना भाई, फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे टिक लगा देना। किसका इंतजार कर रहा है भाई? हो गया। फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बेस्ट डेफिनेशन क्या है? तो पढ़ते हैं। It includes all income and expenditure from asset that generate returns individually. Okay, दूसरा पढ़ते हैं। It includes all income and expenses from liabilities that involve only raise of finance. फाइनेंस रेज करना, ये तो इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग जैसी बातें लग रही हैं, हटाओ। इन्वेस्टर के लिए रिटर्न जनरेट करना, ये फाइनेंसिंग जैसी बात लगी थी, हटाओ। फिर डी पढ़ता हूँ। रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ सेल, ये तो ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट ही थोड़ी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो इतनी बड़ी है। ग्रॉस प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो इतनी सारी चीजें, ग्रीन से देखो कितनी सारी चीजें आती हैं। अब पढ़ते हैं। सी आंसर हो चुका है, पता चल गया है। फिर भी इट इज अ रेजिडुअल कैटेगरी, यानी ये कैटेगरी है जिसमें सारी इनकम और एक्सपेंस आते हैं जो इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, टैक्स या डिसकंटिन्यूड नहीं होते हैं, यानी जो ऑपरेशन रिलेटेड चीजें वो आती हैं। कहानी खलास, सी आंसर हो गया। अगला, एबीसी बैंक मेन बिजनेस एक्टिविटी इज हराम कमाइंग। तो बैंक है ना, बैंक इंटरेस्ट का कारोबार करता है, वैसे बिजनेसेस के लिए इंटरेस्ट इनकम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है या फाइनेंसिंग, जो यानी वो ऊपर आपने फॉर्मेट देखा है। देखो, नॉर्मल बिजनेस के लिए इंटरेस्ट इनकम एक इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटी, इन्वेस्ट करेंगे तो इंटरेस्ट आएगा। यहां देखो, बैंक है, बैंक का तो धंधा, बैंक का तो काम ही हराम का है ना, तो बैंक के लिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इंटरेस्ट जाएगा। खत्म। और इसके बाद एक और क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है ट्रू, सच बात बताओ इंटरेस्ट और डिविडेंड के बारे में। चलो अभी बताते। इंटरेस्ट पेड एंड रिसीव कैन बी क्लासिफाइड इन ऑपरेट, अगर बैंक हो तो ऑपरेटिंग में जा सकता है, वरना इन्वेस्टिंग में जाता है, फाइनेंसिंग में तो जाता ही नहीं है। और ऑपरेटिंग में भी बहुत कम, ओनली फॉर बैंक के लिए जाता है। तो ये हुआ गलत। इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग है, बिल्कुल सही है। और इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव करना इन्वेस्टिंग है। माश अस्तगफिरुल्लाह, यही आंसर है, यही आंसर है। कहानी खत्म हो गई। तो अभी जो फॉर्मेट देखा था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए। अब इस आईएएस के अंदर एक और नई टर्म आई है जिसको कहते हैं एमपीएम। एक नई टर्म लेके आया है ये आईएफआरएस, एमपीएम। आपको ये हैंडआउट में इसकी डेफिनेशन इंग्लिश भाषा के अंदर अच्छी तरह से नजर आएगी। ये एमपीएम क्या होता है, अब हम इसको देखेंगे, समझेंगे। लेकिन अभी हमने जो पढ़ा है वो है कि इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है, वो कैसे है। एमपीएम क्या है, इसको हम देखेंगे, समझेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा फाइनल अकाउंट का भी चैप्टर है ना, फाइनल अकाउंट हमारा एक मेन टॉपिक है। तो ये फॉर्मेट प्लीज याद कर लीजिएगा। आप लोगों के पुराना फॉर्मेट दिमागों में रचा बसा होता है, तो थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि नया फॉर्मेट याद हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में IFRS 18 की जो छोटी छोटी और बातें हैं, एमपीएम वगैरह, उसको कवर कर लेंगे और ये IFRS खत्म हो जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।